अब हम करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस हम ऐसा मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉस्फेट आयन के रूप में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर, फॉस्फेट आयन को किसमें यूज करते हैं? फर्टिलाइजर के लिए, या फॉस्फाइन गैस CH3, फॉस्फोरिक एसिड। जो प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉस्फोरस, वो किस किस में यूज किया जाता है? या तो फॉस्फेट के रूप में, आयंस के रूप में, या फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, या फॉस्फाइन गैस के रूप में। और ये कहां से मिलेगा हमको? ये या तो सेडिमेंटेशन से मिलेगा, जहां पे प्लांट बहुत कम है लेकिन वाटर का सेडिमेंट हो रहा है, बर्ड है और बोन्स है, जहां पे रॉक्स है, वहां से मिलेगा, या फिर हमको सॉइल से मिलेगा। फाउंड इन rocks, soils and plant biomass। जैसे डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए के अंदर फॉस्फेट यूज होता है कि नहीं होता है? जब भी कोई सी एनिमल की डेथ होगी तो उसका डीएनए भी डीनेचर हो जाएगा, डीएनए भी नेचर के अंदर आ जाएगा, उसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो उसमें जितने भी फॉस्फेट आयन होंगे, जितने भी फॉस्फेट ग्रुप होंगे, वो सब नेचर के अंदर सर्कुलेट होंगे। हम जानते हैं कि समुद्र में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जितने भी एक्वेटिक के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनकी जब भी डेथ होती है तो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो वाटर के अंदर ही होता है, उनको बाहर कभी नहीं लाया जाता। और वो कहाँ पे होता है? उसकी बिल्कुल गहरी सतह पर। तो उसका जो बिल्कुल निचला सतह है, जहाँ पे लाइट भी बहुत कम पहुंचती है, जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम पहुंचती है, वहां पे क्या होता है? वो सारे डेड एनिमल्स जो भी है, या एक्वेटिक एनिमल्स का जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो सब जाके वहां पे तल पे इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, और वो एक तरीके से सेडिमेंट का रूप ले लेता है। और वही सेडिमेंट क्या बनता है बाद में? रॉक्स। Sedimentary rocks by bird, guano, bones and sea animal skeleton। जो भी सी एनिमल्स का स्केलेटन है, उनकी बोन्स है, बर्ड गुआने का वेस्ट मटेरियल है, उसके द्वारा समुद्र के डीप सेडिमेंट्री एरिया के अंदर सेडिमेंट्स लेयर्स इकट्ठी होती रहती है। और जब वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हार्ड हो जाती है। और उस हार्डनेस के कारण क्या होती है? वो जब वो हार्ड हो जाती है तो वो धीरे धीरे एक रॉक का रूप धारण करना शुरू करती है। उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। रिच इन
phosphate ion, phosphoric acid, phosphorus, etc. शेडो वाटर का मतलब क्या है? वो जो हमेशा छाया के अंदर रहता है, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। रॉक्स के द्वारा तो कहां पे जाती है? सॉइल्स में जाती है। साथ में सॉइल में कहां से आता है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी सॉइल में आता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए। लेकिन प्लांट जो होता है वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए जो फॉस्फोर आयन है वो कुछ सॉइल के अंदर एंटर होते हैं। डिकम्पोजिशन, कुछ एनिमल्स उस वाटर को पीते हैं, उन एनिमल्स के द्वारा भी होती है। एनिमल्स में भी फॉस्फेट होता है। उनकी डेथ होने के बाद में उनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन से वापस वो सॉइल में जाएंगे। यानी फॉस्फेट आयन मोस्टली कहाँ बनता है? वाटर के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। जो भी स्केलेटन है एनिमल्स का, जो भी गुआनो बर्ड्स है और जो भी बोन्स है, वो सब सी के अंदर एक डीप जोन होता है जहां पे पानी बहुत कम रहता है, वहां पे अधिक से अधिक सेडिमेंटेशन रहता है। जितना भी प्लांट एक्वेटिक इकोसिस्टम का वेस्ट मटेरियल है वो सबका सब वहां जाके इकट्ठा होता रहता है। टेम्परेचर वहां का बढ़ता रहता है, माइक्रोब्स वहां पे डिकम्पोजिशन करते रहते हैं, उन पे एक्टिविटी होती रहती है, और धीरे धीरे एक्टिविटी होते 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 वो एक सेडिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उस सेडिमेंट को जैसे ही वो हार्ड होते हैं तो वो क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। तो उस रॉक्स की जब भी इरोजन होता है या उसको जब भी ब्रेक डाउन किया जाता है तो क्या होगा? रॉक्स अगर टूटेगी तो उसके अंदर जो भी आयंस है, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वो सब भी ब्रेक डाउन होंगे कहाँ रहेंगे? सॉइल के अंदर। तो वो उसके थ्रू सॉइल में पहुंचता है। दूसरा, हम ह्यूमंस क्या करते हैं? प्लांट हमें ज्यादा अच्छी यील्ड दे, उस पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाए, इसलिए हम उस पे क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि प्लांट की यील्ड को बढ़ाए प्लस सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाए। हम सॉइल में भी डालते हैं, प्लांट में भी डालते हैं, और प्लांट को कोई इन्फेक्ट नहीं करता है।
क्या होता है, प्लांट पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके वहीं छूट जाते हैं। तो क्या होता है, वो फिर सॉइल के अंदर रिमेनिंग रहता है। तो प्लांट जो एब्जॉर्ब नहीं करता है तो रिमेनिंग फॉस्फेट कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर। और उसके बाद में प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किया है वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से क्या, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स से वापस उनका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा और उसके बाद में वो वापस सॉइल के अंदर चला जाएगा। और कुछ ऐसे एनिमल्स है, जैसे जिस वाटर के अंदर फॉस्फेट बन रहा है उसके अंदर, वाटर के अंदर फॉस्फेट आयन भी होगा। तो जो एनिमल्स उस पानी को पी रहे हैं उनके साथ में भी फॉस्फेट आयन जाएगा और उन एनिमल्स की भी डेथ होगी। तो उनके अंदर भी डीएनए आरएनए है, तो उनके पास में फॉस्फेट रिच आयन है, तो उनका भी डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या, जो फॉस्फेट आयन है वो कहाँ जाएंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे।
जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फॉस्फेट रिच होते हैं, तो उनके अंदर जो भी फॉस्फेट होता है वो प्लांट पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो एब्जॉर्ब करता है वो प्लांट के अंदर चला जाता है और फूड चेन में एंटर होता है। रिमेनिंग कहाँ पे रहता है? सॉइल में। ठीक है। दूसरा क्या, एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट मटेरियल है, प्लांट है तो वो उसका वेस्ट मटेरियल है तो उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे, वो भी रिच होगा। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर जो भी वाटर यूज होता है, जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, उसके अंदर भी फॉस्फेट आयन होगा। प्लस जो बोन है, जो स्केलेटन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो बर्ड गोएनो है, वो भी रिच होते हैं फॉस्फेट में। सेडिमेंट्री रॉक्स से फॉस्फेट कैसे निकलता है कि उनपे इरोजन होता है। इरोजन का मतलब उसका कटना या उसका कम होना, या सॉइल इरोजन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जैसे बाय विंड, बाय वाटर। तो वो कैसे होता है? माइक्रोबियल लीचिंग के द्वारा इरोजन होता है, उसका माइक्रोब्स उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और उसके द्वारा क्या होता है? सॉइल के अंदर फॉस्फेट रिलीज होता रहता है। और फर्टिलाइजर्स को जो प्लांट ऑब्जर्व करता है, फॉस्फेट आयन, ये कहां होते हैं? एंटर्स टू फूड चेन। फूड चेन में एंटर कर जाते हैं क्योंकि प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, तो नेचुरली उससे जो भी मटेरियल होगा उसको कोई ना कोई हर्बीवोरस खाएगा। अगर वो खाएगा तो प्लांट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसने उसको खाया है, तो इसका मतलब वो फूड चेन के अंदर एंटर हो गया और एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर चलता रहेगा। और वापस जो रिमेनिंग है आफ्टर दैट, या तो सॉइल में रहेगा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उसके बाद में कुछ तो सॉइल के अंदर रहेंगे फॉस्फेट आयन फूड चेन, और उसमें चलते रहने के लिए कुछ वापस सेडिमेंटेशन में चले जाएंगे। जैसे कि जो भी इक्वेटिक एनिमल्स है, जो भी इक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसका जो भी फॉस्फेट है वो वापस कहा जाएगा सेडिमेंटेशन में, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए। लास्ट है इकोलॉजिकल सर्विस और बीओडी। बीओडी एंड इकोलॉजिकल सर्विस। इकोलॉजिकल सर्विस क्या काम आती है हमारे? इकोलॉजिकल सर्विस का मतलब है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या काम आता है हमारे? क्या? स्टडी ऑफ habitat of organisms
दूसरा रिएक्शन रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरमेंट। दूसरा क्लीनिंग ऑफ environment by decomposers। fourth maintaining biodiversity। फिफ्थ क्या होगा? फोर्थ न्यूट्रिशन सप्लाई। और बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक्सेट्रा। ये सारी सर्विस जो है हमें इकोसिस्टम से मिलती है। क्या करता है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सर्विस? क्या करता है? हमको फूड चेन के बारे में बताता है, एनवायरनमेंट के बारे में बताता है कि कैसा एनिमल कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, कैसे सरवाइव करता है, उसके रिएक्शन के बारे में बताता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, और हमको ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए जरूरी है उनका सर्कुलेशन कैसे होता है, उनका रोटेशन कैसे होता है, हमारा इन्वायरमेंट डिकम्पोजर्स के द्वारा क्लीन कैसे किया जाता है। ये सारी स्टडीज जो है वो कहां से मिलती है हमको? इकोलॉजी से। तो ये सब क्या कहलाएगी? इकोलॉजिकल सर्विसेज। बीओटी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है ऐसा अमाउंट जो कि ऑक्सीजन का हो, जो माइक्रोब्स के द्वारा यूज किया जा रहा हो, और क्या काम आ रहा है? हमारे जो भी बायोलॉजिकल मैटर है उसको डिग्रेड करने के काम आ रहा है, उसको डिकम्पोज करने के काम आ रहा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen which is used by microorganism for decomposition of ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये यूज किसमें होती है? इट यूज टू क्लीन वेस्ट वाटर, polluted water, सीवेज और स्लज ट्रीटमेंट में
हम लोगों का अधिकतर क्या होता है कि जो भी वेस्ट वाटर होता है, जो भी सीवेज और फ्लश से निकला हुआ वाटर होता है, जो भी इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वाटर होता है, वो सब कहाँ पे आता है? रिलीज इनटू वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम का मतलब क्या है? नदियों में, नालों में, समुद्रों में, वहां पे ये सब वाला वाटर बाहर जाता है। तो जब ये वाटर इसमें बहाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और इस ऑर्गेनिक मैटर का क्या किया जाता है? डिकम्पोजिशन। किसके द्वारा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, जैसे जैसे इसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा, इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी। एल्गी अगर डिकम्पोजिशन कर रही है तो एल्गल ग्रोथ इसमें बढ़नी शुरू होगी। सपोज जब हमने स्टार्टिंग की थी तो इसके अंदर कोई एल्गी का या कोई बैक्टीरियल कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद में आफ्टर 5 days यहाँ पे एल्गम बूम बनने शुरू हुए। या एल्गी की कॉलोनीज डेवलप होना शुरू हुई। वो किसके द्वारा? कि उन्होंने डिकम्पोजिशन किया उसके ऑर्गेनिक मैटर का बाय यूजिंग डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ ए वाटर। dissolved oxygen in water for decomposition of waste material। जो ये एल्गी, जैसे जैसे एल्गी की कॉलोनीज डेवलप होगी, वैसे वैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी डीओ वो लेस होती जाएगी, कम होती जाएगी, और डिकम्पोजिशन इंक्रीज वो बढ़ता जाएगा। और उसके साथ में बीओडी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो बीओडी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, डिकम्पोजिशन उनका बढ़ता जाएगा, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी जो कि एल्गी यूज कर रही है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, उसका अमाउंट कम होता जाएगा।
और जैसे जैसे बीओडी इंक्रीज हुई, क्लीनिंग ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। और बीओडी मेजर किसमें करते हैं? मेजर्ड इन मिलीग्राम ml पर लीटर। बीओडी का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमने उस वाटर के अंदर बहुत सारा हैजार्डस मैटर डाला है, वेस्ट वाटर डाला है, तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कौन यूज करेंगे? डिकम्पोजर्स। उसको यूज करने के लिए, उनको वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेशन करेंगे। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बाहर से लेने नहीं जाएंगे, उस वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको यूज करेंगे। जैसे जैसे वो ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करते जाएंगे, ब्रेकडाउन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ब्रेकडाउन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन डिजोल्व जो भी क्वांटिटी होगी वो कम होगी। कैसे कम होगी? क्योंकि जैसे जैसे उनका रेस्पिरेशन बढ़ेगा, उनको फूड मिलेगा, उनकी कॉलोनीज डेवलप होना शुरू होगी, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी वैसे वैसे क्लीनिंग ऑफ वाटर, बीओडी की अमाउंट भी इंक्रीज होती जाएगी और इस तरीके से वाटर क्लीन हो जाएगा। हाँ, क्या? प्योर वाटर का